कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। कला, संगीत और साहित्य में इनकी विशेष रुचि होती है। वे बहुत संवेदनशील और दयालु स्वभाव के या एक दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। वे भावुक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में उनकी विशेष रुचि होती है। स्वतंत्र रहना, इंडिपेंडेंट रहना इनको पसंद होता है। बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है, इनका एक विशेष गुण है तथा ये बड़े ही न्यायप्रिय लोग कहे गए हैं। कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में रुचि रखना, जैसे लेखन, पेंटिंग, संगीत, म्यूजिक, इन सब चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। ये बहुत संवेदनशील होते हैं, आसानी से दुखी हो जाते हैं। इनमें जो ये मेरे ख्याल से ये तो इनका एक थोड़ा सा इनका लो फैक्टर या कमजोरी वाला फैक्टर ये हुआ कि बहुत संवेदनशील होते हैं तथा बहुत आसानी से दुखी हो जाते हैं। यानी कि कोई भी आदमी इनको हर्ट कर जाता है तो इनको जो है दुख हो जाता है, उसका सामना या उसको जवाब नहीं दे पाते। इस तरीके के लोग होते हैं। इस सरल जवाब होता है, इसलिए निर्णय लेने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कठिनाइयां होती है, क्योंकि किसी का बुरा नहीं सोचते, कि सबको एक समान तोलते हैं अपने उसमें। इसके बाद ये स्वास्थ्य के मामले में इन्हें पैरों, टखनों और श्वसन तंत्र में समस्याएं होती हैं। ये बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत जो है रचनात्मकता का प्रयोग अपनी लाइफ में करते हैं, यानी कि एक डे ड्रीमर। आप समझ गए होंगे कल्पनाशील व्यक्ति हमारे 12th जोडिक साइंस में से कौन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं पाइसेस की। मीन लगन के लोग, मीन लगन के जातक, इनसे ज्यादा कल्पनाशील तो कोई और हो ही नहीं सकता। इनके ऑल ऑफ जोडिक साइन यही एक जो है डे ड्रीमर, कल्पनाशीलता का जो गुण है या जो मात्रा है वो इनमें बहुत अधिक पाई जाती है। ये जो राशि है हमारी मीन, ये जो है एक वाटर एलिमेंट साइन होता है, जोडिक साइन होता है। इसके रूलर जुपिटर होते हैं। अतः ये कह लीजिए द्विस्वभाव राशि ये कही गई है, यानी कि ड्यूल फेसिस इनके होते हैं। मूविंग नेचर, यानी कि मूड स्विंग पर्सन ये भी हो सकते हैं। डे ड्रीमर होते हैं, दिन में ही सपने देखते हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। एक विशेष बात इस पर्सनालिटी में पता है क्या है, कि इनका जो सिंबल होता है टू फिशिस अपोजिट डायरेक्शन में। एक सिंबल अगर आप देखेंगे इनका, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देखिएगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में मछलियों का चिन्ह बना होता है इनके सिंबल में। और ये जो मछलियों का जो सिंबल है, ये जो है उद्गमित या संबोधित या रिप्रेजेंट करता है भगवान श्री विष्णु को, उनके मत्स्य अवतार को। इस वजह से ये राशि बहुत विशेष होती है। जुपिटर इनके मालिक होते हैं। भगवान श्री हरि का स्मृति चिन्ह, उनका सिंबल, उनके मत्स्य अवतार का जो चिन्ह है वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है। इसलिए इन दो कारणों से ये राशि बहुत ज्यादा स्पेशल कही गई है। इसके अलावा देखिए इनकी विशेष और अगर बात करूं मैं की विशेषताएं या क्वालिटीज, तो डे ड्रीमर बता दिया। काम पर्सन होते हैं, काम यानी कि ये ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत काम एंड कूल। ठीक है, कोई बात इनसे कही गई, कोई डिस्कशन हुआ ग्रुप में, इन्होंने कहा ठीक है भाई मैं देख लूंगा, ओके। अरे यार थोड़ा वो कहते हैं देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सेंसिटिव ये जो है टॉपिक है, तो कहते हैं ठीक है यार थोड़ा समय दो तो मैं देख लूंगा। तो इतने कूल माइंड होते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव नहीं होते, कूल माइंड रहते हैं। विवेक बुद्धि का पूर्ण तरह से उपयोग करने के बाद ये चीजों पर अपना निर्णय देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा डिले तो ये करते ही करते हैं, लेकिन ओवरऑल लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। टेक थिंग्स पर्सनली, ये हर चीज को पर्सनली लेते हैं, इसलिए ज्यादा ओवर सेंसिटिव, कुछ ना कुछ एक ओवर सेंसिटिव होने की चीजें भी इनके अंदर होती ही होती हैं। लव लाइफ के लिए बात करें तो इनको पता ही नहीं चलता है कि आई एम इन लव एंड आई एम नॉट इन लव, इस चीजों को समझने में बहुत टाइम लगता है। फिक्टिशियस कैरेक्टर, सपनों में रहना इनको पसंद है। ये डे ड्रीमर होते हैं, सपनों में अधिक रहते हैं। दूसरों से मदद नहीं मांगते, इनका एक
जो लाइफ का जो फंडा होता है कि यार मैं इनसे मदद के लिए क्यों बोलूं। इनको अगर लगेगा कि मुझको मदद करनी चाहिए तो ये आकर स्वयं मुझको हेल्प करेंगे। इस तरीके का सोचना, इस तरीके का विचार, इस तरीके का व्यक्तित्व होता है पाइसेस असेंडेंट का, यानी कि मीन लगन के लोगों का। अब बात की जाए इनके नक्षत्रों की, तो देखिए इस राशि में विशेष तौर पर 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि गुरु, शनि और बुध, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। प्लस जुपिटर तो आ चुका है, जुपिटर का एक्चुअली जुपिटर इनके रूलर भी है और जुपिटर का नक्षत्र भी यहाँ पाया जाता है, तो एक और विशेषता इनमें ऐड हो गई। तो ओवरऑल ज्ञान की कहीं कमी नहीं होती इनमें, जहां से ज्ञान मिलता है बटोर लेते हैं, और किसी भी चीज के लिए, किसी भी टॉपिक पर कहीं भी खड़े होकर आप इनसे अगर कोई प्रश्न करेंगे, कोई सवाल करेंगे, तो ये तुरंत उसका जवाब इनके पास मौजूद रहता है। इतने ज्ञान के धनी होते हैं ये लोग। तो मित्रों नमस्कार, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने मासिक अगस्त के जो ग्रहों का गोचर है वो मीन लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक बात करने वाले हैं। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो की। हम जो मीन लगन के जो लोग हैं उनके लिए अगस्त महीने का जो गोचर है वो क्या कह रहा है। देखिए मित्रों, लगन में सबसे पहली चीज, लगन में आपके शनि है, सैटर्न है, द्वादश भाव में आपके राहु हैं, फोर्थ हाउस में गुरु और शुक्र है, पंचम भाव में सूर्य और बुध है, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध है, पंचम में केतु बैठे हुए हैं, मंगल जो आपके 7th हाउस में है। बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं। सैटर्न आपके 11th और 12th लॉर्ड होकर आपके जो है फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, पहली सब सिंपल सी चीज समझ लीजिए, सैटर्न जो होते हैं वो कर्म प्रधान ग्रह कहे गए हैं। वो मेहनती ग्रह है, मेहनत कराते हैं, छोटे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके की चीजों को ये देते हैं। तो जब भी आपके लगन में जो है सैटर्न आता है तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये इनके ना शत्रु हैं और ना ही इनके मित्र हैं, ये सम ग्रह हैं, तो ना तो ये खराब इफेक्ट देंगे ना ही आपको अच्छा इफेक्ट देंगे। लेकिन चूंकि ये 11th लॉर्ड है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका का सबसे अच्छा भाव, आपका आय भाव, आपके मित्रों का भाव, आपके बड़े भाई बहनों का भाव, उसके लॉर्ड होकर ये यहाँ बैठ रहे हैं आपके लगन में, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा वो आपके 11th हाउस पे रहेगा। ये कह लीजिए कि इस पीरियड में आप नए नए रिसोर्सेज ढूंढेंगे इनकम को जनरेट करने के या इनकम को बढ़ाने के लिए। आपके मित्र बनेंगे, या कह लीजिए मित्रों से आपने मेरे मित्रों को पैसा दे रखा था उधार, वो मांगने का टाइम ये रह सकता है। इन 2.5 सालों में ये सब चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ जहां आपकी इनकम बढ़ेगी वहां आपके व्यय भी होंगे। अब एक पॉसिबिलिटी देखिए, एक ये भी है, देखो 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है जो विदेश का कारक है, विदेश भाव बैठा हुआ है। पॉसिबिलिटी ये भी है कहीं 2.5 सालों में कहीं ना कहीं आप विदेश घूमने जाएं, या फिर वहां कोई सेटलमेंट का कोई ऐसा आपका प्रोग्राम बन जाए कि आप वहीं किसी भी माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, नौकरी में ट्रांसफर या चेंजेस के माध्यम से आप वहां पर सेटल हो जाए। ये योग भी यहाँ बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच आपसे मेहनत भरपूर कराएंगे। आप सोचो कि शॉर्ट कह लीजिए, ये शॉर्टकट से हम धन कमा लें, या वो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू भी रह सकता है यहाँ पर, ये सैटर्न आपको दे सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एक्चुअली सैटर्न जो होते हैं ना, सैटर्न धीरे धीरे रोग देते हैं, लेकिन बड़ा गंभीर और बड़ा ही जो है क्या बोलते हैं, एक बड़ा रोग दे जाते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, कहीं भी कुछ लग रहा हो तो ट्रीटमेंट प्रॉपर लें आप इस चीज के लिए। इसके बाद देखिए, बात करते हैं, देखिए सैटर्न यहाँ से देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस को सैटर्न देख रहे हैं, यानी कि छोटी यात्रा में व्यय हो सकता है। अगर आप छोटी यात्रा, आई मीन टू से आप 3rd हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी, मल्टीमीडिया, कम्युनिकेशन, कमीशन, टूर एंड ट्रेवल्स, या फिर ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लिंक आपका विदेश हो सकता है और आपको आय की प्राप्ति, इनकम के नए रिसोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। इस तरीके का योग भी यहाँ बन सकता है अगर आप इस भाव से रिलेटेड जुड़े हुए हैं बाय प्रोफेशन। तो बात का, और इसके बाद देखिए कि जो दृष्टि रहेगी, एक दृष्टि तो उनकी 3rd हाउस पे, 3rd हाउस पे हो गई, और उसके बाद जो सैटर्न है उनकी जो दृष्टि रहेगी भाई आपके 7th हाउस पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये 7th हाउस के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं, अच्छे कहीं नहीं गए हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अलगाव जैसी स्थिति आपको देंगे, कुछ प्रतिकूलता आपको देंगे ही देंगे। इसके साथ राहु उनका सपोर्ट कर रहा है 12th हाउस में बैठकर। राहु 12th हाउस में जो है, जहां विदेश जाने के योग को बहुत प्रबल करता है, वहीं ये आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां पैदा करेगा।
क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि 12th का जो राहु है वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, इससे आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रह सकता है। बात इसके अलावा बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न यहाँ से देखेंगे आपके दसम भाव को। दसम भाव के लिए सैटर्न का देखना बहुत अच्छा है, क्योंकि न्याय के कारक हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, तो कम कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस से रिलेटेड आपको फायदा तो करेंगे नो डाउट, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ाएंगे। तो ये इस चीज के लिए आप तैयार हो जाइए। 2.5 साल के पीरियड में जो है आपको आपके वर्किंग प्लेस प्रोफेशन में आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका काम बढ़ेगा। और साथ ही साथ इस पीरियड में आपको अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड लॉर्ड और देखिए सेकंड लॉर्ड और 9th लॉर्ड यानी कि भागेश और धनेश होकर मंगल मार्स बैठे हैं आपके 7th हाउस में। अब जब भी 7th हाउस में मंगल आ गया, अब देखो कई चीजें हो गई। सैटर्न का एक्सपेक्टेशन हो गया यहाँ पर 7th हाउस में, जो भी वैवाहिक जीवन की अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो आपके मंगल देव है वो ग्रह एज अ ग्रह तो अच्छे त्रिकोण के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कारतत्व है तेजी, गुस्सा, क्रोध, आवेश, एग्रेशन, ये सब चीजें तो आएंगी आएंगी। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में एक तो वैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, साथ में मंगल भी आ गए, यानी कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसकी बोली में बहुत अग्रेशन होगा, बहुत अग्नियता होगी, क्योंकि फायर एलिमेंट है, तीखी बोली होगी। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपके वैवाहिक जीवन में कलह का एक कारण मुख्य ये भी रह सकता है कि भाई आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसका जो लैंग्वेज है बहुत रूड हो गया, बहुत समस्या है उसकी लैंग्वेज, बहुत तेजी से बोल देता है, बहुत कुछ भी बोल देता है, सोचता विचारता नहीं है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध आ रहा है उसको, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि ये भागेश है, त्रिकोण के स्वामी है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इनमें शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं चीजें अगर आप कहें मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी। लेकिन सैटर्न देख रहा है और द्वादश भाव का स्वामी है, राहु द्वादश भाव में है, तो कहीं ना कहीं बाद चीजें ज्यादा आपके लिए परेशानी देंगी। साथ में मंगल का भी थोड़ा बहुत परसेंटेज मिला लो तो ये थोड़ी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो देखो कहीं ना कहीं आपके क्या बोलते हैं, आपके स्पाउस का कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं आपके परिवार से इस पीरियड में अच्छा रह सकता है। तो घर प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात हो सकती है, इस तरह की चीजें रह सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है आपका स्पाउस कहीं स्पिरिचुअल यात्रा, लंबी यात्रा पे जाए आपके साथ, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। या कह लें कि अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, देखिए कई पहलू हैं चीजों के, डिपेंड करता है कि आप जन्मपत्रिका में वो ग्रह किस पोजीशन में बैठा हुआ, अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, नेगेटिव तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन कैटेगरीज अब ऐसे में जो आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, उसका एक रीजन ये भी है। पहली चीज, ग्रह आपकी जन्मपत्रिका में किस पोजीशन में है, दूसरा आप कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आपके जन्म पत्रिका से पता लग सकता है। तो यहां पर अगर आप कोई पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप व्यापार में हैं, तो मेरा कहना यह है कि भाई आप कोई भी डील के लिए जाए तो अपने स्पाउस की एडवाइस को वहां अप्लाई जरूर करें, उससे आपका फायदा होगा। दूसरी चीज, विवाह के उपरांत भाग उदय का एक योग बना हुआ है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और उनको लगता है कि यार बहुत एफर्ट कर रहा हूं, भाग साथ नहीं दे रहा है, तो आप विवाह कर लीजिए। विवाह के उपरांत भाग्य का उदय एक योग होता है। 9th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठा है। बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। देखिए थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह या घर से दूर जाने का सोच रहे हैं तो ये योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की सोच रहे हैं, वाहन वगैरह बेचने की सोच रहे हैं, तो ये योग बना हुआ है। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो छोटी मोटी यात्राएं होंगी और उसको उसमें आप वहां से आपको जो है माता का सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं उस कार्य के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, घर वाहन वगैरह आप बना सकेंगे। इस तरीके के लोग हैं। अष्टम भाव का अर्थ मैं हमेशा बताता हूं, देखिए स्पेशली कहा जाए इंश्योरेंस का काम हो गया, उद्योग धंधे हो गए, इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्री हो गई, और चूंकि इसके अलावा आपके रिसर्च वर्क हो गया, ऑकल्ट हो गया, इस तरह की चीजें। शुक्र की राशि पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं कोई शुक्र से रिलेटेड कोई काम हो गया।
इस तरह के काम जुड़े हुए हैं तो निसंदेह आपको छोटी मोटी यात्राएं होंगी, और उन यात्राओं से आपको इतना फायदा होगा, इस व्यापार से इतना फायदा होगा, इतना फायदा से फायदा होगा कि आप, और उसमें आपका माता का सहयोग भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर्टी वाहन वगैरह यहाँ से बना सकते हैं। शुक्र जो कि वाहन बेचने के मालिक भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी या वाहन बेचने का सोच रहे हैं तो उससे भी वो भी योग बने हुए हैं, और वो बेचकर आप धन आपके पास आ सकता है। इस तरीके की जो है एक योग भी ये बना हुआ है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में देखिए लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं। देखिए पाइसेस के लिए जो अति योग कारक ग्रह है वो जुपिटर स्वयं है, क्योंकि वो आपके फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड होते हैं। प्रथम भाव के स्वामी एक लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी सुखीस दोनों होते हैं, और वो शुक्र और फोर्थ हाउस में बैठे हैं। सच्ची प्लेसमेंट तो कुछ और हो ही नहीं सकती। साथ में आपके शुक्र बैठे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र आपके थर्ड लॉर्ड है, शुक्र आपके एर्थ लॉर्ड है, लेकिन शुक्र मनी के कारक भी हैं, पत्नी के कारक भी है। तो इस पीरियड में ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करें और उसमें पत्नी और बाकी सब लोग भी शामिल हो। ये कह लें पीस ऑफ माइंड, एक अच्छा एक घर में माहौल बने और आप उसको एंजॉय करेंगे। इस तरीके का योग भी यहाँ बना हुआ है। क्योंकि लग्नेश स्वयं यहाँ फोर्थ हाउस में बैठे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे, घर बनाने का सोच रहे थे, व्हीकल से लेंगे सोच रहे थे, तो वो योग यहाँ अति उत्तम है। 17 अक्टूबर तक ये योग आपका बनी जाएगा। अगर बात करें व्हीकल्स की, तो शुक्र जहां यहाँ पर है आपके 20 अगस्त तक आप वाहन लेने में सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए सॉरी फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में सूर्य और बुध है, यानी कि अब देखिए एक चीज और है, जो फिफ्थ है, देखिए छठे भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव थोड़ा सा कमजोर हो गया और वहां से बैठकर ये 11th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़े बहुत संघर्ष के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई कार्य क्षेत्र में सरकार से कोई मान सम्मान या स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। बात करते हैं आपके बुध की। तो देखिए 7th लॉर्ड आपके बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का योग भी बना हुआ है। या कह लीजिए कि स्पाउस का सहयोग आपकी क्रिएटिविटी या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में आपके रहेगी। मतलब कहा जाए तो संतान प्राप्ति, प्रेम संबंधों के लिए, स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है, नो डाउट। हालांकि 6 लॉर्ड यहाँ बैठे जरूर है, लेकिन वो 11th हाउस से कनेक्ट भी हो रहे हैं, तो इतना चिंता वाली विषय नहीं है। ये ओवरऑल पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं, देखो आपके छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। जो लोग सरकारी नौकरी की प्रयासरत है या कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ये योग अच्छा है। लेकिन 1.5 साल तक के जो पीरियड है, इस पीरियड में 5 दिसंबर 2026 तक आपको नौकरी मिलने के चांसेस बहुत प्रबल है। केतु बैठा छठे भाव में, कनेक्ट कर रहा है आपके 10th हाउस को, कनेक्ट कर रहा है आपके 12th हाउस को, कनेक्ट कर रहा है आपके 2nd हाउस को। विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं, नो डाउट हो जाएगा। धन की प्राप्ति करने की सोच रहे हैं, नो डाउट हो जाएगा। नए जॉब की सोच रहे हैं, नो डाउट हो जाएगा। इस तरह के योग यहाँ बने हुए हैं। जबकि पंचमेश अपने से 12th है, लेकिन ये योग और ज्यादा प्रबल कब होगा? ये 17 अगस्त से और प्रबल हो जाएगा, जब सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे। तो सरकारी नौकरी मिलने के योग भी यहाँ बनेंगे। कोई छुपा दुश्मन आपको जो है आपका सामने आ सकता है, हिडन एनिमी आ सकता है, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। कोई छुपा लोन वगैरह उसकी ईएमआई जो पहले देना भूल गए थे, वो सामने आ सकती है, उसे पेनल्टी पड़ सकती है, शत्रु सामने आ सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में मंगल बैठे हुए, जो कि आपके भाग भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं जो विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं वैवाहिक जीवन में, कलह की या वाद विवाद की, भागेश यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भागेश उसको संभालेंगे। क्योंकि भागेश मंगल ग्रह है, तो आपके तो कहीं ना कहीं वो अपना जो उनका नेचर है, वो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की लैंग्वेज में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर पोजीशन मुझे लगता है। थोड़े से संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से सब्र के बाद आपको आपका व्यापार विदेश से कनेक्ट करेगा, और आपको बहुत स्पीडली जो है आपको लाभ होगा, और उसमें भाग्य जो है बहुत तेजी से आपका साथ देगा। इस तरीके का योग है। स्पेशली वो काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। बात करते हैं 8th हाउस के। 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में।
यानी कि अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको सुखों की प्राप्ति होगी, पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा आपको उसमें, और सहयोग उसमें आपकी पत्नी या आपकी माता का रह सकता है। बात करते हैं नवम भाव के। नवम भाव का स्वामी बैठा है आपके 7th हाउस में। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ कोई लंबी स्पिरिचुअल यात्राएं रह सकती हैं, व्यापार को लेकर, हायर स्टडी को लेकर, बच्चों के प्रॉपर्टी को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपकी बड़ी यात्राएं यहाँ हो सकती हैं। आपके भाई के साथ आपकी यात्राएं हो सकती हैं, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। बिजनेस को लेकर आप यात्रा कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं सामने ही 4th हाउस में, यानी कि ये बहुत अच्छा होता है 10th लॉर्ड का सामने 4th हाउस में बैठना, ये बड़ा अच्छा योग है। और वहां से बैठकर ये अपने भाव को देख रहे हैं। नो डाउट वर्किंग प्लेस पर खूब मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति चारों ओर आपकी गाई जाएगी, प्रमोशन के चांसेस भी हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी, सुखों में स्टेबिलिटी, मतलब घर में पीस ऑफ माइंड और आपके वर्किंग प्लेस या प्रोफेशन में पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छा योग है। धन की प्राप्ति शुक्र भी देख रहे हैं, थोड़ी बहुत शुक्र अष्टम भाव कारक भी है, और आपके 3rd लॉर्ड में थोड़ी थोड़ी यात्रा भी हो सकती है इस काम में, लेकिन ओवरऑल ये योग बहुत अच्छा बना हुआ है। यानी कि कहा जाए तो आपकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नया व्यापार शुरू करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है। 11th हाउस की बात करें, 11th लॉर्ड आपके लगन में बैठे हैं, यानी कि आय खुद चलकर आपके पास आएगी। इनकम के नए नए रिसोर्सेस आपके पास खुद जनरेट होंगे, या कह लीजिए आप अपने विवेक बुद्धि के द्वारा इनको जनरेट करेंगे। 12th हाउस में राहु बैठे हैं, विदेश योग पद प्रबल है, विदेश सेटलमेंट होने की सोच रहे हैं तो ये योग बहुत अच्छा है। अगले 1.5 साल में आप ये काम करने में सफल हो पाएंगे। मैरिटल अफेयर दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है, इसकी थोड़ा जागरूक है। वैवाहिक जीवन में कोई इसके वजह से, राहु की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर राहु बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो निसंदेह आप इसकी रेमेडी जरूर करें। अगले 1.5 साल में या तो ये बहुत अच्छा कर जाएंगे, ये बहुत बुरा करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, देखिए राहु जो होता है वो कोई मध्यम गति का कोई भी आपको लाभ या आपको जो है कष्ट नहीं देता। वो या तो बहुत देता है एकदम रैपिडली, या बहुत गिरा देता है नीचे एकदम। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। वो यहाँ पर आपको विदेशी इन्वेस्टमेंट में आपको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। राहु कहेगा बहुत सारा धन लगा दो, खूब सारा पैसा मिल जाएगा बाद में, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोच समझ के ही और पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। वरना राहु क्या एकदम बढ़ाएगा चीजों, फिर आपको जमीन पे लाके फेंक देगा, आसमान पे ले जाएगा, फिर जमीन पटक देगा। इस तरह की चीजें राहु करता है। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं, यानी कि सूर्य जो है 16 अगस्त तक जो है पंचम भाव में है, उसके बाद 17 अगस्त को ये 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए उन्नत योग यहाँ बनाएंगे। अब बुध की बात करें, बुध 30 अगस्त को जो है सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर तो कहते हैं कि घर प्रॉपर्टी बनाने में धन की कमी पड़ रही है तो वो बैंक लोन से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बुध और शनि रेट्रो हैं। बुध तो बता चुका हूं मैं, 11 अगस्त से मार्गी हो जाएंगे, और शनि 27/11 तक रेट्रो, तो 27 नवंबर तक की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहेगी। व्यय बहुत होगा, आय भी होगी लेकिन साथ में व्यय भी होगा। हो सकता है आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहे, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, उसका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है और उसको भी आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। इस तरीके का योग रह सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके प्रदोष व्रत की। 6 अगस्त और 20 अगस्त में प्रदोष व्रत है। अगर पंचम भाव से रिलेटेड संतान नहीं हो रही है, या फिर स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा क्या कहा जाए कि संतान हो गया, प्रेम संबंधों में चीजें बिगड़ी हुई है, तो इस चीज के लिए आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, और शिवलिंग के पास बैठ के कम से कम 10 मिनट उनको देखे निहारें, एक मेडिटेशन करें उस तरीके का। ये एक तरीके का मेडिटेशन होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में कि शिवलिंग को के सामने बैठकर 10 मिनट हम उनको निहारें। तो इस 10 मिनट के जो पीरियड में आपके मन के वेग, आपके मन के विचार जो हवा की तरह उठते हैं, वो सब उस समय शांत, मन पूरी तरह से शांत रहेगा, ये वेग और विचार सब खत्म हो जाएंगे। एक मेडिटेशन होता है, और भगवान प्रभु श्री जो है शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं तो ये भी कहता हूँ, देखिए शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप अवश्य करें। इससे क्या होगा, इससे देखिए आपके पंचम भाव से रिलेटेड जो भी समस्या बनी हुई है वो सारी जो है समस्याएं दूर होंगी, और आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चतुर्थी की बात करें, संकट चतुर्थी 12 अगस्त और विनायक चतुर्थी 27 अगस्त की है। तो अगर कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस से रिलेटेड और 7th हाउस से रिलेटेड समस्या है,
यानी कि वैवाहिक जीवन में कलह और समस्या है और सुखों में कमी है, घर प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, कोई वाद विवाद है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, तो निसंदेह आप गणेश चतुर्थी जो महीने में 2 पड़ती है, विनायक और संकष्टी, इस दिन आप उपवास रखें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, उनकी क्षमा याचना करें उनसे, तो निसंदेह आपके 7th और 4th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्या है उनका निदान होगा। बात करते हैं अमावस्या की। 22 अगस्त को 10 अमावस्या है, राहु आपके 12th हाउस में है, और अगर जन्म पत्रिका में आपके बर्थ चार्ट में राहु भी अच्छा नहीं है तो निसंदेह यहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। आपका या तो पैसे का बहुत बेकार आएगा या आपके वैवाहिक जीवन को बिल्कुल खराब कर देगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो इसकी रेमेडी के लिए देखो मैं बोलता हूँ, अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, और आसपास अगर कोई नहर है तो वहां पर बहते जल में जो है नारियल को प्रवाहित कर दीजिए। अगर प्रवाहित करने का कोई नहर वगैरह आसपास व्यवस्था नहीं है तो आप यथासंभव मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं, इससे राहु की नेगेटिविटी कम होती है। साथ ही साथ मैं तो ये भी कहता हूँ, अमावस्या वाले दिन आप जो पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर आप उनको जलांजलि दें, उससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर यथासंभव गरीबों की मदद करें। बात करते हैं अब गज केसरी योग की। 5, 13, 20 और 27 ये 4 दिन गज केसरी योग विद्यमान रहेगा। जिन जातकों को जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्यमान होता है, जातक और जातिका पर थोड़ी सी ही मेहनत से फर्ज से असर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं, देखो हमारे आसपास जो भी लोग प्रसिद्ध फेमस लोग होते हैं उन सबकी जन्म पत्रिका में योग कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विद्यमान अवश्य होता है। इसके अलावा बात करें आपके बेस्ट साइन की, एरीज, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, यानी कि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लगन के लोग आपके बहुत लकी होते हैं। अपने बुरे समय में इन लोगों से आप एडवाइस लीजिए और इनसे सदैव इनका मान सम्मान आप मेंटेन रखें। बात करते हैं हेल्थ की। 23 और 24 अगस्त को हेल्थ का इशू रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें, 1, 2, 28 और 29 अगस्त, महीने के शुरू के 2 दिन और महीने के सेकेंड लास्ट 2 दिन, इन दिनों आपको स्ट्रेस बाकी दिनों के अपेक्षा अधिक रहेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और एक्सपेंसिव टाइम की बात करें, 10 और 11 अगस्त को आप जो है एकदम से प्लान बनेगा, एक सडनली एक प्लान बनेगा बहुत ज्यादा खर्चा करने का। तो अगर ऐसा कुछ प्लान बन रहा हो तो विशेष तौर पर मेरे इस वीडियो को याद कीजिएगा और ध्यान अपना केंद्रित कीजिएगा इन 2 डेट्स पर कि मैंने क्या वो डेट बताई थी और वो डेट क्या 10 और 11 अगस्त है। अगर ऐसा है तो उस दिन आप अपना खर्चा पोस्टपोन करके आगे दिनों में पैसा खर्च करें, तो निसंदेह आपका जो है व्यय जो आप करेंगे वो पहले की अपेक्षा काफी कम करेंगे। 9 अगस्त को रक्षाबंधन और जो है 15 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं, देखिए आपके लिए कि देखिए भगवान श्री हरि का आप भजन करें, उनकी उपासना करें और प्रभु भगवान शिव महादेव की उपासना करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकते हैं। आपके जन्म पत्रिका या आपके जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार की परेशानियों का ये हरण करेंगे प्रभु श्री हरि और भगवान शिव। इसके अलावा देखिए आप टोपाज पहन सकते हैं, आप व्हाइट पर्ल पहन सकते हैं, आप कोरल धारण कर सकते हैं, आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पूर्व आप अपनी एक बार जन्म पत्रिका का एनालिसिसमेंट अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी ही आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रेडिक्शन था ये मीन लगन के लिए अगस्त 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो क्या लेकर आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और मीन लगन के लोग हैं या मीन राशि के लोग हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो जाने कि अगस्त 25 का जो गोचर है ग्रहों का वो कैसा रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।